कोई बहुत ज्यादा लेट ना हो, जिन लोगों को सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स ग्रो एट डिफरेंट रेट्स, है ना। मतलब कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग या तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, यानी कि आपके जो हाथ है उसकी दर अलग होगी विकास की, आपके पैरों की अलग होगी, बाकी बॉडी पार्ट्स की अलग हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, सर से पैर की ओर जाने वाला विकास, इसमें दर की बात नहीं होती, आप ये पोल लेकर के आंसर करेंगे। फिर है प्रॉक्सिमो डिस्टल, देन आपका प्रिंसिपल ऑफ हायरार्किकल इंटीग्रेशन, और लास्ट में आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स। ये क्वेश्चन सीटेट में ऑनलाइन एग्जाम में आया हुआ है और इसका सही उत्तर जो आंसर की कहती है वो है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स, जो कि गलत नहीं है, कह सकते हैं अगर ये नहीं होता तो हम बिल्कुल प्रॉक्सिमो डिस्टल के साथ जा सकते थे यहाँ पे, बट प्रॉक्सिमो डिस्टल है कि सेंटर टू आउटवर्ड जाना, वो दर की बात नहीं करता। प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है वो रेट में डिफरेंस की बात नहीं करता। ठीक है जी। बाकी प्रीति कुमारी कह रही है कि मैम मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट दिया, आपके वीडियो से स्टडी करके मेरे 80 नंबर आए थे, बट मुझे अच्छे से तैयार करना है तो प्लीज तैयारी करनी है तो प्लीज सजेस्ट कीजिए। प्रीति, इसमें 2 चीजें कर सकते हो आप, या तो आप जितने भी प्लेलिस्ट हैं वो ठीक से आप पढ़ें, एनसीईआरटीज ठीक से फॉलो करें, प्रीवियस ईयर अच्छे से करें, जितना कंटेंट चैनल पे है उतना अगर आप देख लेते हैं तो आराम से होगा। अगर ठीक से आपने प्रिपरेशन अपने नोट्स बना के की हो, 5 मैराथन भी अगर ढंग से देखी हो, फिर भी आपको लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप बैच, आई थिंक अभी एडमिशन ओपन है सीटेट के बैच में, या फिर उस टाइम पे बैच आएगा जब सीटेट आने वाला होगा, तो अलग अलग टीचर्स से अगर आपको लगता है कि भाई अलग अलग आपको डीप में सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो आप फिर करियर विल ऐप पे बैच ले सकते हैं, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स भी ले सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, बुक्स ले लीजिए, या फिर बैच ले लीजिए। इनमें से कोई भी एक तरीका अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो बिल्कुल एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना रखें। दिव्या, प्रीति कुमारी नाम है आपका। चलिए, तो आंसर जो होना चाहिए इसका डी ऑप्शन होना चाहिए। वो क्या है? प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। एक्चुअली जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो भी अनेक हैं, बहुत सारे हैं, हम मेनली 10-15 वो पढ़ते हैं जो काम के होते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स है कि जो सिस्टम्स हैं, आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर कर सकता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का शारीरिक विकास कैसे काम करता है, बताएंगे फटाफट से। फर्स्ट ऑप्शन है कंसिस्ट ऑफ ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी केवल मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं बच्चों के शारीरिक विकास में, या फिर सिर्फ क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन, या फिर अगर हम कहें थर्ड ऑप्शन है कैन बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड बाय कंपैरिजंस विद डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी बच्चे का शारीरिक विकास आप माइलस्टोन के साथ कंपेयर करके बताएंगे। कोई सेंस नहीं है इस बात का। फिर आता है डी ऑप्शन, अकर्स इन एन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल मैनर बट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन वेरी, जो कि डी ऑप्शन सही है। आप लोग कह भी रहे हैं, बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। पोल में मैं देख रही हूँ 90% आंसर्स हैं आपके डी ऑप्शन के लिए। मतलब क्या हुआ, जो शारीरिक विकास है, जो हमारे शरीर का विकास है, उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा, है ना। सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो ग्रोथ कहलाते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, बट और भी ऐसे परिवर्तन हैं, जैसे मोटर डेवलपमेंट में कुछ इस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं जिनको आप क्वांटिटेटिव मेजर्स में माप नहीं पाएंगे, कि आप कितने प्रिसाइजली किसी काम को कर पा रहे हैं, कितनी एक्यूरेटली, कितने स्पीड से आप किसी चीज को कर पा रहे हैं, आप कितना बेहतर कूद पा रहे हैं पहले से। तो जरूरी नहीं है मतलब कि सारे ही एस्पेक्ट शारीरिक विकास से जुड़े हुए आप मेजर कर पाए, ठीक है। तो वो क्वांटिटेटिव ही हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक। फिर भी ये काम चला देता ऑप्शन, अगर हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं होता, जो कि डी है, कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, वो भी एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, देन उछलना कूदना, ये सारी चीजें सीखेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कि पहले बच्चे ने चलना शुरू कर दिया, बाद में वो खड़े होना सीखेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। चलिए खैर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। अपने दोस्तों यारों को बता दीजिएगा कि अब क्लास फिर से कंटिन्यू हो गई है, और कल से 9 बजे रखेंगे ये जो सेशन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है डेवलपमेंटल चेंजेस, यानी विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल, नहीं भाई, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं टू अ एक्सटेंट, यानी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस उम्र का बच्चा ये एक्टिविटीज करेगा, इस उम्र का बच्चा ये एक्टिविटीज करेगा। तो ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता, ऐसा कहना गलती होगी, ठीक है जी, है ना, क्लियर। आगे बढ़े। आज एनर्जी कम लग रही है, बेच दी हमने आज एनर्जी 5 रुपए में। देखिए एक बार, अगर हम बात करें डेवलपमेंटल चेंजेस की, तो हाईली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ये कहना गलत होगा, मतलब ये बिल्कुल गलत होगा कहना। अकर वेरी फास्ट टिल मिडिल चाइल्डहुड देन रीच अ प्लेट्यू एंड स्टॉप, ऐसा नहीं है कि मिडिल चाइल्डहुड मतलब
11-12 की उम्र तक पहुंच करके और फिर आपके जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है, बल्कि एडोलेसेंस में और तेज होगा, प्लेट्यू हिट नहीं करता। अकर एट वेरिंग रेट्स इन इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। किसी की हाइट जल्दी बढ़ जाएगी, किसी की थोड़ा सा समय लगेगा, कोई जल्दी किसी एक्टिविटी को करने लगेगा, किसी को थोड़ा सा समय लगेगा। आर इंडिपेंडेंट ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, देखो हमारा विकास हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से भिन्न नहीं हो सकता। जिस समाज जिस संस्कृति में हम रहते हैं, हमारे विकास पर उस चीज का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये वाइगॉस्की भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो कि 75% लोग ही दे पा रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चन का जवाब भी 25% लोग गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। एक असर्शन यानी एक स्टेटमेंट, एक कथन दिया हुआ है और उसका दिया हुआ है रीजन। स्टेटमेंट क्या है? अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स चिल्ड्रन लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स एज वेल एज वैल्यूज एंड बिलीव्स इन स्कूल्स, यानी बच्चे स्कूल में सिर्फ अकादमिक संप्रत्तियों को ही नहीं सीखते, जो एकेडमिक्स में जो वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके अलावा बहुत सारे मूल्य और धारणाएं भी वो स्कूल से सीखते हैं। जैसे स्कूल की प्रेयर से बहुत कुछ सीखेंगे, वहां कौन कैसे बिहेव करता है, वहां का अनुशासन कैसा है, इन सब चीजों से बहुत सारी वैल्यूज हम स्कूल में सीखते हैं। कैसे कोऑपरेट करें, सहयोग करें एक दूसरे को, बहुत सारी स्किल्स हम स्कूल में सीखते हैं, वैल्यूज हम ग्रहण करते हैं। इसका रीजन क्या है? स्कूल्स आर अ सेकेंडरी बट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, के जो विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, वो सामाजिकरण के द्वितीयक कारक बेशक हैं बट बहुत महत्वपूर्ण है। यानी समाज में कैसे रहते हैं, समाज में कैसे फंक्शन करते हैं, समाज के क्या तौर तरीके, कायदे कानून, नॉर्म्स, वैल्यूज और वेज हैं फंक्शन करने के सोसाइटी में, वो हम स्कूल से सीखते हैं। स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है बट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात शायद परिवार से भी ज्यादा एक टाइम पे, तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि भाई आर जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल सही, करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए यानी असर्शन को, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी कोई कॉम्बिनेशन यहां बन नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। When a young child sees a camel for the first time, यानी जब एक छोटा बच्चा कैमल को यानी ऊंट को पहली बार देखता है, she calls it lumpy horse, यानी जब एक छोटी बच्ची ने पहली बार क्या देखा, ऊंट को देखा, और उसने कहा कि ये क्या है, लंपी हॉर्स है, जैसे यानी जो घोड़ा होता है उसमें एक लंप है ना, जो लंप है उसके ऊंट के, उसको बोल रही है वो लंपी हॉर्स। इन पिजेशियन थियरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है पियाजे के अकॉर्डिंग? भाई बच्चे के दिमाग में जो चीज पहले से सेट थी, उसने उस चीज को देखा और पहचान लिया, ठीक है। मान लीजिए बच्चों को पता था कि ये पेन है, ठीक है, बच्चे को पता था कि ये पेन है, नॉर्मल पेन है, चलता है, ठीक है। उसने किसी दिन वो पेन देखा जो चलता नहीं था बट पेन की शेप जैसा दिखता था, ये हो सकता है प्लास्टिक की पेन कह देगा बच्चा इसको, हो सकता है ये कुछ और हो, ये कैमरा हो अपने आप में, बच्चे ने फिर भी इसको पेन कह दिया। तो ये क्या हुआ, बच्चे के दिमाग में जो चीज एसिमिलेटेड थी, जो उसके दिमाग में ऐड हो चुका था, जो स्कीमा में ऐड था, उसके बेसिस पे उसने जवाब दिया है। ना तो ये कंजर्वेशन हो सकता है, ना ये सेंट्रेशन हो सकता है, ना ये एनिमिज्म है। एनिमिज्म क्या होता है? जब आप निर्जीव चीज को सजीव मानते हैं, यानी बच्चे को लगे कि जो टेबल से अगर उसे चोट लगती है तो उसे लगे कि उसमें भी जान है। जब वो गुड़िया से बात करे अपनी डॉल से, तो उसको लग रहा है कि वो बात कर रही है उससे वापस। जब निर्जीव को सजीव समझना एनिमिज्म कहलाता है। बट यहाँ क्या है, एसिमिलेशन है ये, कि बच्चे ने जो दिमाग में ऐड किया हुआ था उसको देख करके उसने पहचान लिया, उसने जो भी नाम दिया अपनी समझ के अनुसार, अपने स्कीमा में जो एसिमिलेट किया था उसके अनुसार जवाब दे दिया। तो ये डी ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बाद में क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, कोई उसको बताएगा कि भाई ये हॉर्स नहीं है, ये लंपी हॉर्स नहीं है, ये तो कैमल होता है, तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, असंतुलन पैदा होगा, क्योंकि जो एसिमुलेट किया था और जो बाहर दुनिया में है वो बैलेंस में नहीं है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, नया स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा, किसका, कैमल का, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, रीड के लिए स्पेशल सेशन करा देंगे, डोंट वरी। चलिए आइए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ करेक्ट पेयर ऑफ पिजेशियन स्टेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पियाजे की स्टेज और उसकी विशेषता के बारे में कौन सी एक बात सही है, यानी पियाजे की किस स्टेज से कौन सी विशेषता सही रूप से मैच्ड है। देखिएगा एक बार फटाफट से। स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी लास्ट स्टेज है, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन। बात तो सही है भाई, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी तभी आती है। फिर भी बाकी ऑप्शन चेक करेंगे एक बार। सेंसरी मोटर स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है सिंबॉलिक थिंकिंग, जी नहीं, सिंबॉलिक थिंकिंग आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो ये गलत हो गया। प्री ऑपरेशनल स्टेज का कंजर्वेशन नहीं, ये तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा। स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और कैरेक्टरिस्टिक है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जी नहीं, यहाँ तो कॉन्क्रीट रीजनिंग आती है, ठीक, तो ये भी गलत हो गया। एकमात्र सही उत्तर है ए ऑप्शन। चरण क्या है,
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता क्या है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कब आती है, लास्ट स्टेज 11 वर्ष से 14-15 वर्ष के बीच। तो ए ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगर बीच में हमारा इलेक्ट्रिक कट हो जाए, कुछ पंगा हो जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी की कुछ दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इन लेव वाइगोस्कीज थियरी, यानी वाइगोस्की की थियरी की जब हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल आइटम्स सच एज कैलकुलेटर, भाई एक जो कैलकुलेटर है जिसपे आप कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, एज वेल एज इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क सच एज लैंग्वेज, यानी कि कोई फिजिकल आइटम क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, बॉटल हो सकती है कोई आसपास, या फिर इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क जो दिमाग से जिन चीजों को हम यूज करते हैं, जैसे लैंग्वेज एक टूल हो सकता है। तो वाइगोस्की के अनुसार इन चीजों को कैसे देखा जाना चाहिए? तो वाइगोस्की एक व्यक्ति हैं जो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज इनकी बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो ये क्या है, कल्चरल टूल्स कहलाएंगे, सिंपल भाषा में क्या कहलाएंगे, सांस्कृतिक उपकरण कहलाएंगे, जिसकी सहायता से हम बच्चे जो है वो अपने संज्ञान का निर्माण करते हैं, अपनी समझ को विकसित करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा, जो भी समाज और संस्कृति में अवेलेबल चीजें हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, भाई संस्कृति और समाज का ही तो उत्पाद है ना भाषा भी, तो वो सारी चीजें, ये फिगरेशन, मटेरियल, कॉन्सेप्ट मैप, मेमोरी एड्स नहीं, इनको कल्चरल टूल्स कहेंगे, कि जो कल्चर में टूल्स अवेलेबल हैं उससे बच्चा अपनी समझ का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़िए एक बार। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इन अ क्लासरूम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पियाजे एंड वाइगोस्की, यानी एक ऐसा क्लासरूम जो पियाजे और वाइगोस्की के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर, यानी पियाजे और वाइगोस्की की विचारधारा फॉलो करने वाले एक टीचर के लिए क्लासरूम में क्या विशेषता होंगी, या कैसा क्लासरूम होगा यदि आप एक टीचर हैं और आप पियाजे वाइगोस्की को फॉलो करते हैं, तो माहौल क्या होगा, किन चीजों को आप फॉलो करेंगे क्लासरूम के अंदर। सीटेट कब होगा, दिसंबर में ही होगा मेरे ख्याल में, ठीक, अगस्त सितंबर तक, कहीं जुलाई अगस्त तक एटलीस्ट नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो ये 3 महीने पहले भी दे देते हैं ना नोटिफिकेशन, पहले तो 6 महीने पहले दिया करते थे, तो उसका उस तरीके से तो जुलाई में आना चाहिए नोटिफिकेशन, बट अगर ये 3 महीने पहले दे रहे हैं तो अगस्त सितंबर तक भी आ सकता है नोटिफिकेशन, तो लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए, अगर हम बात करें मॉरलिटी की, ये मॉरलिटी इन्होंने लिख दिया होगा, ये बेसिकली आपके पेपर में, ये भी अगेन सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक इन्होंने की है। ये या तो डायनामिक होता, गतिशीलता के टीचर का फ्लेक्सिबल होना या डायनामिक होना जरूरी है, तो ये उन्होंने इंग्लिश में ही मिस्टेक कर दी। अगर ये मिस्टेक हिंदी में हुई होती ना, स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसमें फ्री नंबर सबको नहीं मिलता। इस क्वेश्चन के लिए सबको फ्री नंबर मिल गया जिसने जो भी आंसर दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें मिस्टेक है। ये मॉरलिटी जैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे डायनामिज्म होना चाहिए था कि टीचर का गतिशील होना, परिवर्तन, टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है ना, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है कि वो फ्लेक्सिबल रहे, चेंज हो जाए, जैसी सिचुएशन हो, जैसी नीड हो उसके अनुसार, और वैसे भी टाइम के साथ चेंज हो, नए नए मेथड्स यूज करे, नए नए वेज अपनाए। डिडैक्टिक नहीं होना चाहिए, उपदेशक नहीं होना चाहिए कि बस ज्ञान दे दे या फिर नॉलेज को ट्रांसमिट करे, बस एक ट्रांसमीटर की तरह बोलता रहे, बच्चों को समझ में आए ना आए। ये दोनों ही चीजें पियाजे वाइगोस्की नहीं मानेंगे। फर्स्ट सेकंड सही होता अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती तो, ठीक है। ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज कोई अच्छी बात नहीं होती कि ज्ञान का संवाहक, मतलब बस ट्रांसमिट कर रहे हैं, जैसे रिकॉर्ड कर दिया हो किसी ने और वो ट्रांसमिट करने के लिए छोड़ दिया टीचर को, तो ये डी ऑप्शन पॉजिटिव नहीं है जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं। अगर इसका सही उत्तर चूज करना हो तो फर्स्ट और सेकंड होगा। बाकी इसमें 9 लिख करके आया है आपके पेपर में, यानी फ्री मार्क टू ऑल, यानी ये नंबर फ्री में मिला है सबको, क्योंकि इसमें गड़बड़ थी, ठीक है। सीरीज देखी, क्वेश्चन समझ आने लगे हैं, बहुत बढ़िया अंकिता। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, ना कि डी। बाकी तो ये फ्री नंबर था क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम है जो बढ़ते हुए क्रम में प्रगतिशील हो, जो नए वेज को अपनाए। जॉन डुई भी कहते हैं भाई ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो बाल केंद्रित प्रणाली को फॉलो करती है कि बच्चे को सेंटर में रख के उसकी नीड के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करा करके सिखाया जाए। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? मटेरियल इज मेंट ओनली फॉर डिस्प्ले, यानी सिर्फ दिखाने के लिए मटेरियल का यूज होगा। जी नहीं, यूज करें बच्चा तब तो फायदा है ना, सिर्फ दिखाने के लिए कि बस सजा के रखा हुआ है एक साइड में मटेरियल, बच्चे को यूज करने की आजादी नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं हुआ ना किसी भी आइटम का, या कुछ भी आपने अगर स्कूल में रखा हुआ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जब तक बच्चे को वो यूज करने को ना मिले, ठीक है। फिर है सीटिंग अरेंजमेंट इज फिक्स्ड नहीं हो सकता, कोई भी अच्छी प्रणाली होगी वो फ्लेक्सिबल होगी, ना कि फिक्स्ड, रिजिड नहीं होगी, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होता रहेगा इसमें आगे पीछे। चिल्ड्रन आर असेस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू फॉर्मल एग्जाम्स। एट द एंड क्यों? ड्यूरिंग होना चाहिए कि भाई इनफॉर्मल फॉर्मल जैसे भी एग्जाम आप लें, बच्चे से एक्टिविटी करा के उसको जांचते भी रहें। फिर आता है डी ऑप्शन, टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन
टू एनेबल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी जो टीचर हैं वो कॉन्सेप्चुअल ऐसी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं अवधारणात्मक समझ को विकसित करने के लिए, यानी ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं जहां बच्चा कोई एक्टिविटी करके अपने किसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाए, कि उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि ये कलर और ये कलर मिक्स करके ये वाला कलर आता है, तो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ एक्टिविटी करके। ये है प्रोग्रेसिव एजुकेशन जहां बच्चा एक्टिव है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 है moral reasoning is based on the understanding of ideal reciprocity, the golden rule in which the individuals wants to maintain the approval of others at which stage in Kohlberg's theory of moral development। एक काम करो, वो ना फ्रिज ऑफ कर दो। देखो एक बार, कोई कह रहा है सीटेट की क्लास नहीं हो रही, ऐप में प्रैक्टिस होगी, कराएंगे कराएंगे, वो मॉक टेस्ट है ना जो डलेंगे। सीटेट की क्लास नहीं हो रही है क्यों? या लास्ट वीक किसी की क्लास नहीं हुई राहुल कुमार, अभी थर्सडे होगी, थर्सडे फ्राइडे होती है ना सीटेट के बैच में क्लास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी, द गोल्डन रूल इन विच द इंडिविजुअल्स वांट्स टू मेंटेन द अप्रूवल ऑफ अदर्स एट विच स्टेज इन कोहलबर्ग्स थियरी। यानी कि आप लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग, मतलब इसमें आप खूब कंफ्यूज हैं। नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है, यानी वो कौन सी स्टेज है जब बच्चे का गोल्डन रूल क्या है, दूसरों से अप्रूवल पाना, यानी लोग उसको वेरी गुड कहें, शाबाश कहें, उसको अच्छा कहें, तो उसकी तारीफ हो, ये गोल्डन रूल है किसी भी काम को करने का। यानी वो सच इसलिए बोलेगा क्योंकि, इसलिए नहीं बोलेगा कि सच बोलना अच्छी बात है, वो सच इसलिए बोलेगा क्योंकि सच बोलने पे उसको माँ बाप जो है वो प्राउड महसूस करेंगे या फिर उसको तारीफ मिलेगी, ठीक है। वो होमवर्क इसलिए नहीं कर रहा कि होमवर्क करने से कुछ सीखने को मिलेगा, वो होमवर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि टीचर वेरी गुड या स्टार देंगे उसको, फर्स्ट आने पे ट्रॉफी मिलेगी, अप्रूवल मिलेगा। तो ये होता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के आपको गुड बॉय या गुड गर्ल बनना है किसी की नजरों में या समाज की नजरों में, तो आप सही मॉरल एक्शंस लेते हैं। तो ये हुआ डी ऑप्शन। ये तो बाकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस तब होता जब आप पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडियंट हो रहे हैं। 21% लोगों को ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन लग रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है कि समाज में जो नियम बने हैं वो समाज के भले के लिए बनाए गए हैं, कि रेड लाइट को जंप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति रेड लाइट जंप करेगा तो बाकी सब भी करेंगे और इससे समाज का अनुबंध टूट जाएगा, एक ऑर्डर खराब हो जाएगा, ठीक है। वो 5th स्टेज में जाकर के, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि जो किसी बहुत बड़ा रीजन के लिए रूल्स को ब्रेक किया जा सकता है या कोई एक इंडिविजुअल की भलाई के लिए किया जा सकता है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर वाला अलग है, वो 4th है। फिर यूनिवर्सल एथिकल तो सबसे ऊपर हो गया, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, थियरीज बार बार रिवाइज कीजिए तब जाकर के दिमाग में चीजें टिकेंगी। अ टीचर वांट्स टू फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, यानी एक टीचर है जो चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेहतर हो, बच्चे की जो समझने वाले कौशल हैं, बोध कौशल हैं, बोध कौशल मतलब समझ में आए, उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए वो चीजें, वो बेहतर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय हर फॉर दिस पर्पज, यानी किस चीज को अवॉइड करे एक टीचर यदि वो चाहती है कि बच्चों की समझ बेहतर हो किसी चीज को समझने की। बताइए एक बार फटाफट से। कोई कह रहा है मैम आप कम से कम 30 क्वेश्चन लीजिए। यार अस्मिता ले तो लेंगे बट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बाकी भी क्लासेस होती हैं तो उस चक्कर में मतलब वो एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे 60 भी करा दूं बट मेरी एक्सप्लेनेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, मतलब बहुत जल्दी से मैं जस्ट आपको आंसर देके नहीं निकल जाती हूँ। कर लेंगे, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, अभी के लिए 20 रखते हैं, है ना। मॉक टेस्ट आप कल से जरूर दीजिएगा करियर ऐप पे जाकर के, एकदम वो फ्री क्वेश्चन होंगे, देखिएगा, मतलब फ्री मॉक टेस्ट होंगे, ओपन फॉर ऑल, है ना। एक तो फ्री बोल के इतना अजीब लगता है। अ टीचर वांट्स टू फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, क्या अवॉइड करे एक टीचर यदि वो चाहती है कि बच्चों की समझ बेहतर हो। कॉन्सेप्ट मैप से तो अच्छी होती है समझ, तो ये तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। आउटलाइनिंग यानी आउटलाइन कर देना, उससे भी ध्यान आपका काम वाली चीजों पे जाता है। समराइज करना, इससे भी समझ अच्छी होती है। लेकिन डी कॉन्टेक्चुअलाइज करना, देखो जैसे ये वर्ड आएगा ना डी, मतलब कॉन्टेक्स्ट से हटा दिया। संदर्भहीनता, यानी कि आप बच्चे को वो एग्जाम्पल्स ही नहीं दे रहे जिससे वो संदर्भ में वो समझ सके, है ना। कि मान लीजिए आप खेती के बारे में पढ़ा रहे हैं, फार्मिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं और आप बच्चे को ऐसे एग्जाम्पल ही नहीं दे रहे जिससे वो रिलेट कर पाए। अब वो एग्जाम्पल किसी मूवी का हो सकता है, किसी के घर में आसपास अगर कुछ होता है वो फार्मर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट आप एग्जाम्पल ऐसे दे ही नहीं रहे जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
कि डीकॉन्टेक्चुअलाइज अगर आप करेंगे, संदर्भ से ही हटा देंगे, बच्चे को उसके एक्सपीरियंस से ही नहीं जोड़ेंगे तो कहां से समझ आएगा। तो ये चीज अवॉइड करनी चाहिए टीचर को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, यानी यदि आप चाहते हैं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा हो जाए तो टीचर को क्या करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कराने के लिए। तो पहला ऑप्शन है अवॉइड मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्रीवियस नॉलेज। भाई अगर कॉन्सेप्ट अच्छा कराना है तो अवॉइड क्यों करना है, प्रीवियस नॉलेज जो पूर्व ज्ञान है उससे तो नए ज्ञान को जोड़ना चाहिए, ये उल्टा कह रहे हैं। फिर आता है बी ऑप्शन, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि आप कोशिश करें कि नियमों को समझें और जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे संबंधित जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उसको डिफाइन करके समझा पाए। बात तो ठीक लग रही है। मिक्स एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंटेंट टू बी टॉट, यानी जो काम का है और जो बिना काम का है उसको मिक्स कर दो, तो इससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक। प्रेजेंट मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन इन हाईली एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखो अगर आप बच्चों के सामने अमूर्त रूप से या जटिल रूप से कोई भी तरीके से, ऐसे तरीके से जो कि मुश्किल है, बिना मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बल्कि आपको एज अ टीचर क्या करना है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी इजीली समझा देना है। ठीक है, तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी अमूर्त, जिन चीजों पे जिनको वो टच फील करके समझ नहीं पा रहा, जिनको कॉम्प्लेक्स बना दिया आपने, जबकि आपका काम क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाना, कॉम्प्लेक्स से शुरू करना आपका काम नहीं है एज अ टीचर। ठीक है, तो सिर्फ बी ऑप्शन ही सही है कि आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे कि रूल्स और डेफिनेशंस या उसकी जो विशेषताएं हैं उस कॉन्सेप्ट की, उनको कैसे समझाया जाए, उनको कैसे डिफाइन किया जाए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स फेलियर इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कौन सा एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चे के असफल होने में, एकेडमिक्स में या नंबर लाने में या सीखने में, कौन सा एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पहला ऑप्शन है बोर्डम, यानी यदि वो बोर हो जाएगा तो क्या होगा, फेलियर होगा परफॉर्मेंस में। अगर आप बोर हो गए तो आप सीखने का मन नहीं करेगा, ये तो फैक्टर है। हमसे पूछा है क्या फैक्टर नहीं है। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस में है तो भी फेल होने की संभावना बढ़ जाएगी, अगर डरा हुआ है तो फेल होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यदि जिज्ञासु है, यदि क्यूरियस है, यदि सीखना चाहता है, तब फेलियर के चांस नहीं बढ़ेंगे, तब तो सक्सेस के चांस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा सीखना चाहता है। तो सी ऑप्शन सिंपल 72% लोग सही उत्तर इसका दे पा रहे हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया जवाब, परी रावत इतने सारे फूल पत्ती बना के भेज रही हैं। सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। वाइल टीचिंग, पढ़िएगा एक बार। While teaching a concept, a teacher is giving an example that has the most important core features of the category associated with that concept, such an example is called। यानी कि एक कॉन्सेप्ट समझाते समय, मान लीजिए कार के बारे में पढ़ा रही हैं या कुछ भी हो सकता है, a teacher is giving an example, टीचर ने क्या दिया, एक उदाहरण दिया, that has the most important core features of the category associated with that concept। जो कि मान लीजिए कार के बारे में पढ़ा रही हैं, तो वो जो एग्जाम्पल है वो कोर कैटेगरी से, जो मुख्य श्रेणी है उससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसका सटीक उदाहरण है। ठीक है, अब मिसकॉन्सेप्शन कहलाएगा ऐसा एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पलर कहलाएगा। नॉन एग्जाम्पलर होता है जो इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। मिसकॉन्सेप्शन कैसे हुआ, ये तो बल्कि भ्रांति थोड़ी है, ये तो सही एग्जाम्पल दे रही है। प्रोटोटाइप या फिर एक्सपेक्टेशन या एक्सेप्शन होगा ये बेसिकली। तो एक्सेप्शन कैसे है, ये तो डायरेक्ट एग्जांपल है, तो हम कहेंगे डायरेक्ट एग्जांपल क्या कहलाएगा, प्रोटोटाइप कहलाएगा, एक आद्य रूप कहलाएगा। प्रोटोटाइप क्या है, जो एग्जैक्ट, इसको वैसे कई कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं प्रोटोटाइप को, है ना। तो जो भी चीज समझाई जा रही है उसका डायरेक्ट उदाहरण या पहला ही रूप प्रोटोटाइप कहलाएगा वहां पे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। हो सकता है एक छोटी सी कार पढ़ा रही है, एक छोटी सी कार दिखा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी जब आप बच्चों को एनकरेज करते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्ट करने के लिए, प्रकाश डालने के लिए अपनी ही कॉग्निटिव एबिलिटीज पर, अपनी ही संज्ञानात्मक क्षमताओं पर। संज्ञानात्मक क्षमताएं कौन सी हैं, सोचना, समझना, सीखना, यानी कि क्या होगा, आप थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर हम समझें इस चीज को, ऐप कौन सा है, मनोज करियर विल ऐप एकमात्र जगह है जहां पे लेट्स लर्न के अलावा मैं डिस्कशन करती हूँ पढ़ाई वाला। देखिएगा एक बार, टू रीच अ स्पेसिफाइड गोल अ टीचर इज फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज पे जोर डालने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, एक गोल तक पहुंचने के लिए
जब टीचर फैसिलिटेट करे, यानी आप अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करें, आप प्लान करें, आप रिव्यू करें, आप सोचें, दैट मीन्स आपकी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स बेहतर हो रही हैं, है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ प्रोसीजरल, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल नॉलेज होती है किसी चीज को, किसी प्रोसीजर को करने का काम, कि आपको खाना बनाना है, ये स्टेप फॉलो करने हैं, ये हुआ प्रोसीजर। साइकिल चलानी है, ये स्टेप फॉलो करने हैं, प्रोसीजर हो गया। डिक्लेरेटिव क्या होता है? डिक्लेरेटिव है जब आपने डेफिनेशन या फिर किताबी भाषा में किसी चीज को समझा हुआ है। रोट मेमोराइजेशन तो रट्टा हो गया, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेटाकॉग्निशन का डेवलपमेंट होगा यदि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने संज्ञानात्मक कौशलों को बेहतर कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? व्हाइल कॉन्सेप्चुअलाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एम्फसाइजेस अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट है, करिकुलम है, जिसके बेसिस पे स्कूल्स में एक्टिविटीज प्लान होंगी, करिकुलम प्लान होगा, वैसे पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी रिकमेंडेशंस करिकुलम फ्रेमवर्क में दी जाती हैं। तो एनसीएफ किस चीज को इंपॉर्टेंस देगा? जिसमें बच्चे की भलाई हो। भलाई कहाँ पे होगी? जहां बच्चा एक्टिव होगा। तो देख लेते हैं, ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस, इससे रोट मेमोराइजेशन, रट्टे को बढ़ावा मिलेगा कि बस आप 2 एकम 2 2 दूनी 4 किए जा रहे हैं, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा बच्चे को। एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस, यहाँ पे बच्चा अभी एक्टिव लग रहा है, यानी बच्चा एक्टिवली एंगेज करेगा किसी भी एक्टिविटी में और इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे के साथ सीखेगा सक्रिय रूप से, तो ये तो बढ़िया है। जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट जगह है। फिर है सी, रोट मेमोराइजेशन, रटने पे नहीं, एसआर बॉन्ड पे नहीं, जो आपका एनसीएफ है वो फॉलो करेगा कंस्ट्रक्टिविज्म को, पियाजे और वाइगोस्की वाली अप्रोच को, कि बच्चा एक्टिव रहे, एक्टिव होकर के सीखे, ठीक है। तो वो होगा ए ऑप्शन, जहां पे बच्चा सबसे एक्टिव है वो है ए ऑप्शन, और जहां सबसे एक्टिव है वो ही बच्चे की भले के बारे में बात हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, टू स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर टीचर शुड, यानी यदि आपको बच्चे को हेल्प करनी है, स्कैफोल्ड का मतलब क्या है? हेल्प करना। यदि आपको बच्चे को हेल्प करनी है समस्या समाधान में, तो आपको क्या करना चाहिए? यानी कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकलवाने में आपको बच्चे को हेल्प करनी है, तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना होगा। कंफ्यूज करेंगे बच्चों को तो ये तो मूर्खता होगी, है ना। क्लैरिटी लानी है आपको या कंफ्यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डायरेक्टली टेल द आंसर टू स्टूडेंट्स, डायरेक्टली अगर आप आंसर बता देंगे तो बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीख पाएगा, फिर वो उसको आपने बैसाखियां दे दी, वो पकड़ के चलता रहेगा उनको, ठीक है। फिर आपके सामने क्या है? बच्चों को खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने देनी है, ठीक है। फिर है आपका पेडागोजी, टॉपिक वाइज पढ़ा दें, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, कई बार पढ़ाई हुई है लेट्स लर्न पे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करें गिव क्यूज दैट एक्टिवेट्स द रेलेवेंट स्कीमास, ये बात सही है कि आप वो हिंट्स दीजिए, क्यूज का मतलब क्या है? हिंट दीजिए वो उस तरह की जहां पे बच्चे का जो रेलेवेंट स्कीमा है, उससे जुड़ी हुई जो समझ है वो एक्टिवेट हो जाए, है ना। बात तो सही लग रही है। फिर आता है डी ऑप्शन, स्प्लिट द इंफॉर्मेशन इन डिसकनेक्टेड चंक्स। डिसकनेक्टेड नहीं, अगर कनेक्टेड चंक्स होते, ऐसे टुकड़े जो कनेक्टेड हैं आपस में, एक इंफॉर्मेशन दूसरी से, तो फिर वहां पे हेल्प होती। तो इसलिए डिसकनेक्टेड नहीं, सी ऑप्शन ही सही है कि आप ऐसे हिंट देंगे जो बच्चे का रेलेवेंट स्कीमा है, उस चीज से जुड़ा हुआ जो उसकी समझ है, स्कीमा मतलब जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो एक्टिवेट हो जाए, और जब उस क्षेत्र की नॉलेज एक्टिवेट होगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिएगा, एक असर्शन यानी स्टेटमेंट है, उसका दिया हुआ है रीजन, फटाफट से आंसर करेंगे। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर शेयरिंग देयर मिसकॉन्सेप्शंस एंड अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, सीखने और सिखाने के समय, पढ़ने और पढ़ाने के समय टीचर को क्या देना चाहिए? बच्चों को मौका देना चाहिए, ताकि वो अपने ऑल्टरनेटिव या गलत जो कॉन्सेप्ट उनके बन गए हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं बन गई हैं, उनको ठीक कर सकें। बात तो सही है। रीजन क्या है? मिसकॉन्सेप्शंस एंड अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस आर ऑलवेज बेसलेस एंड आर इनसिग्निफिकेंट इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये हम नहीं कह सकते कि जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है वो हमेशा बेसलेस होते हैं या इनसिग्निफिकेंट होते हैं। कई बार जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और बच्चा अपनी रीजनिंग के बेस पे उनको बनाता है, तो उनको रॉन्ग नहीं हम कह सकते, उनको इसीलिए ऑल्टरनेटिव कह रहे हैं क्योंकि बच्चे ने कुछ ना कुछ रीजनिंग तो उसके पीछे लगाई होती है। तो ए तो सही है बट आर सही नहीं है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 65% लोग आंसर सही दे भी रहे हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आज के। लर्नेड हेल्पलेसनेस अकर्स व्हेन अ स्टूडेंट बिलीव्स दैट, यानी अधिगम असहायता कब आती है? एक तो ये पता नहीं कैमरा अपने आप इधर उधर हो जाता है आजकल, मुझे समझ नहीं आता, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें लर्नेड हेल्पलेसनेस की, यानी इसको हम अधिगम असहायता कहते हैं, अकर्स व्हेन अ स्टूडेंट बिलीव्स दैट, ये कब होती है? जब बच्चा किस तरह का बिलीफ बना ले
यानी कैसा विश्वास बच्चे में या क्या मानने लग जाए जब बच्चे को अधिगम असहायता, यानी मैं तो सीख ही नहीं सकता, मैं तो सफल ही नहीं हो सकता, ऐसा वो मान लेता है बार बार असफल होने पे। तो इसको हम कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, कि कई एक्सपीरियंस जब खराब हो जाए तो इंसान को लगता है कि यार अब तो ठीक हो ही नहीं सकता कुछ। ठीक, तो एबिलिटी इज इंप्रूवेबल एंड फोकस इज ऑन मास्टरी गोल्स, यानी क्षमता में सुधार हो सकता है और मास्टरी गोल्स पे फोकस है। तो इसमें तो लर्नड हेल्पलेसनेस नहीं आएगी, इसमें तो बच्चा सीखेगा, तो ये तो आंसर इससे संबंधित नहीं है। एफर्ट्स इंपैक्ट एबिलिटी एंड फोकस इज ऑन परफॉर्मेंस गोल्स, ये भी बात सही है कि चलो एफर्ट मारेगा बच्चा और परफॉर्म कर जाएगा। दी आउटकम्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोलेबल, यानी जो एकेडमिक एक्टिविटीज के आउटकम है, यानी अगर कोई फर्स्ट आ रहा है तो वो मेहनत करके फर्स्ट आ रहा है, तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन ये तो लर्नड हेल्पलेसनेस नहीं हुई, ये तो लर्निंग का एटीट्यूड पॉजिटिव है। द आउटकम्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज आर अनकंट्रोलेबल, जो बच्चा ये मानेगा कि जो शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम है वो तो अनियंत्रित है, यानी कि मेरे हाथ में ही नहीं है कि मैं अच्छे नंबर ला पाऊं या मैं कभी पास हो पाऊं, ये तो पता नहीं कौन लोग करते हैं। अगर आप ऐसा मानने लग जाएंगे कि आपकी मेहनत से कुछ होगा ही नहीं, तो मेहनत करनी ही क्यों है, मैं तो पास हो ही नहीं सकता, मैं तो नंबर आ ही नहीं सकता, मैं तो बस तैयारी करने में लगा हुआ हूं या लगी हुई हूं, मेरा कहाँ नंबर आना है। अगर आपने पहले ही ऐसा माना हुआ है, अगर आपने ये नहीं माना हुआ कि कंट्रोलेबल है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा, बाकी लोग भी इंसान है, आप भी हैं, चाहे आप फर्स्ट आए हो ना आए हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक साथ बैठ रहे हैं, अगर सही मेहनत करते हैं तो आपका भी नंबर आ सकता है। तो ये क्या हुआ, ये हुई एक समझदारी वाली बात। लेकिन लर्नड हेल्पलेसनेस में क्या होता है, आपको लगने लगता है कि आपके हाथ में है ही नहीं, आपकी मेहनत के हाथ में चीजें है ही नहीं, या तो किस्मत से हो रही है या किसी और चीज से हो रही है, अनकंट्रोलेबल है चीजें, ऐसा आप लर्नड हेल्पलेसनेस में मानने लगते हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जैसा है। आगे बढ़ेंगे, आज के लिए आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। इंट्रिंसिक यानी इंटरनल मोटिवेशन। स्टडीइंग टू अवॉइड द पनिशमेंट बाय पेरेंट, ये तो बाहरी हो गया, एक्सटर्नल हो गया कि पेरेंट की डांट से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हुई। स्टडीइंग ड्यू टू इंटरेस्ट इन एन एक्टिविटी, ये बात बिल्कुल सही है, इसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको खुद से रुचि है किसी काम को करने में, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, तो ये इंटरनल मोटिवेशन हो गई, आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई, ये बढ़िया चीज है। स्टडीइंग टू रिसीव द प्रेज ऑफ टीचर, तो ये भी एक्सटर्नल हो गई, क्योंकि बाहर है ना इसका रीजन, जिसका रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। स्टडीइंग टू विन अ कॉम्पिटिशन, अगेन ये भी एक्सटर्नल हो गई। अगर इंटरनल की हम बात कर रहे हैं तो उसका रीजन अंदर ही होगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है, आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, तो ये बी ऑप्शन है, इंटरनल मोटिवेशन।